दोस्तों, आज अपन क्लास 12वीं का राजनीति विज्ञान को शुरू करने जा रहे हैं और इसका जो पार्ट ओ और पार्ट ब है, दो पार्ट है। उसमें पार्ट ब से शुरू करेंगे, भारतीय शासन और लोकतंत्र के बारे में। वहीं से स्टार्ट करते हैं और वहां से जब अपन पढ़े उससे पहले आपसे बता दूं कि ये जो संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये जो क्लास 12वीं के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है स्पेरो स्टडी पॉइंट नाम से, उस पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये स्पेरो स्टडी पॉइंट यूट्यूब पे जाएं, इस चैनल को सर्च मारें और उसके बाद सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई आपको संदेह हो या फिर कोई प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसमें लिखें, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के उसका आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप तक दे सकूं। शुरू करते हैं अपन बिना टाइम गंवाए भारतीय संविधान की विशेषता। उससे पहले मुझे कथन ये भीमराव अम्बेडकर का है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान के जो कार्य संचालन योग्य है और लचीला है तथा इसमें शांति काल और युद्ध काल में एक देश की जो एकता है उसको बनाए रखते हैं, कि जो सामर्थ्य प्रदान करता है जो भारतीय संविधान के बारे में। ऐसी बात भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें ऐसे ऐसे नियम बने हैं, ऐसे ऐसे कार्य बने, ऐसे ऐसे एक्ट बने हैं जो क्या करता है, भारत के जो कार्य हैं उनको सही तरीके से संचालित करता है, नियमों को सही रूप से लागू करता है। और वे जो कानून है वो एकदम नरम है, लचीले है, कठोर नहीं है, अमेरिका की बात है। और ये जो नियम बने हुए हैं वो शायद युद्ध की परिस्थिति हो, शायद शांति काल हो, दोनों परिस्थितियों में देश की जो एकता है उसको बनाए रखता है। ये बात भीमराव अम्बेडकर करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। अपन पहली विशेषताएं पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा बात करें विशेषताओं की या संविधान की बात करते हैं। तो ये जो संविधान या फिर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रत्येक देश की अलग अलग होती और प्रत्येक देश के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। तो अपन बात करें कि भाई एक संविधान या फिर राजनीतिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है। तो संविधान या राजनीतिक व्यवस्थाएं आधारित होती है किसी देश की, उसमें आस्था होती है। पहला शब्द आस्था में, प्रत्येक देश की आस्था क्या है, किसमें आस्था रखते हैं, वो लोग किसमें विश्वास रखते हैं और जो उनके आधारभूत शाश्वत मूल्य है वो क्या है, इन सब के समय के दर्शन जहां पर होते हैं वही संविधान कहलाता है। यानी कि आस्था की बात करें, लोग विश्वास किसमें करते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, उनके बारे में बात करें। फिर उसके शाश्वत मूल्य क्या है उनके बारे में। जहां पर ये बातें अपने को मिलती हैं, एक ही साथ दर्शन होते हैं, वो संविधान में होते हैं या फिर उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में होते हैं। दूसरी बात अपन करें, जब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण किया था वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले जो संविधान बनाया था तो उसमें वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, ऐतिहासिक, फिर सामाजिक स्थिति के बारे में, उसके बाद में धार्मिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में। यानी कि जब देश बना, देश का संविधान बना और संविधान बनाने में जो ऐतिहासिक जो अपने स्थल है उनके बारे में और फिर सामाजिक स्थिति के बारे में, लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, राजनीतिक स्थिति, राजनीति में किसी जो भाग ले रहे हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ये बात है ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। 5 बातों, ये 4 बातों से हमारा संविधान
निर्माण हुआ और संविधान पूरा इन्हीं पे बेस्ड है, आधारित है। अपन बात करते हैं कि संविधान बन गया, इन पे आधारित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान का आखिर में एक लक्ष्य भी तो होगा, वो लक्ष्य क्या था? तो संविधान का जो लक्ष्य था वो एक था कि इस देश के अंदर लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया। ये लोक कल्याणकारी राज्य है क्या? एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे पहले सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, या फिर धार्मिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, राजनीतिक दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। लोक कल्याणकारी राज्य में हमेशा राज्य सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। इसमें सभी अधिकार, ज्यादातर अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो राज्य को दिए जाते हैं, देश को दिए जाते हैं। व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, लेकिन वो अधिकार राज्य के अधिकारों से सर्वोच्च नहीं होते। दूसरी बात अपन करें, इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना देखें तो संविधान के क्या क्या आदर्श है वो हमें मिल जाते हैं। वहीं से उनके आदर्शों के बारे में जानकारी मिलेगी कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। प्रस्तावना को देखकर सभी बातें क्लियर हो जाती हैं, साफ हो जाती है कि हमारा संविधान किस बारे में बात करना चाहता है और क्या कहना चाहता है। अपन बात करें कि जो हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताएं क्या है, वो भी हमें अपनी जो प्रस्तावना है संविधान की, उस प्रस्तावना से देखने से ही पता चल जाता है। अब क्या है प्रस्तावना, वो आगे अपन पढ़ेंगे, जब विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। अब एक और बात, दूसरी बात कि हमारा जो संविधान है, संविधान का निर्माण हुआ वो विश्व के सभी देश थे, उन सभी देशों के संविधानों का निष्कर्ष निकाल के उनके जो सर्वोत्तम गुण थे उनको शामिल करके भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि भारतीय संविधान को बनाया गया है। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी बुद्धिमत्ता कह सकते हैं या दूरदर्शिता कह सकते हैं, उसी का परिणाम है हमारा संविधान। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम ही है। अपन संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो उस समय हमें हमारे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये भी वहीं से प्राप्त है कि देखने से पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है। और समानता के बारे में वहीं से देखते हैं और भाईचारा और बंधुता के बारे में प्रस्तावना से हमें प्राप्त हो जाती है जानकारी। और दूसरी बात, एक देश है उसके संविधान बहुत बड़ा लंबा होता है, इतने संविधान को पढ़ा नहीं जा सकता एक दिन में, या फिर उसका अध्ययन गहन तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है अपने यहाँ, तो अपने संविधान को देखेगा तो 395 आर्टिकल तो नहीं पढ़ सकता एक ही दिन में या 1-2 घंटे में। तो वो हमारे देश की प्रस्तावना को देखने के लिए देखेगा प्रस्तावना को, और प्रस्तावना से पता कर लेगा कि इस देश का जो संविधान है वो किस पर आधारित है और उस संविधान में क्या क्या बातें की गई है। तो ये जो प्रस्तावना है एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि शॉर्ट समरी है, सार है पूरे संविधान का। दूसरी बात अपन करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान 2 मूल्यों पर आधारित रहता है। एक तो जो भारतीय संविधान, पहले बात करें कि विश्व के अलग अलग संविधान, लगभग 158 देशों के जो संविधान थे उनका संक्षिप्त विवरण है। उनके जो संविधान जो विशेषताएं थी उनकी विशेषताओं को लेकर या सर्वोत्तम गुण थे उनकी गुणों को अपनाकर या लक्ष्यों को अपनाकर हमारा संविधान की विशेषताएं बनी या फिर हमारा संविधान निर्माण किया गया। दूसरी बात करें तो हमारा जो संविधान है वो वर्तमान परिस्थितियां या उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके अनुकूल बनाया गया है। और अनुकूल बनाने का मतलब ये है कि इसमें एक बात ये भी कहा गई है कि इसमें आवश्यकता के अनुसार हमारे जो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है और वो परिवर्तन वांछित परिवर्तन होगा। तो इसकी एक बात कह सकते हैं, जीवंत संविधान भी कह सकते हैं। जीवंत संविधान का मतलब ये कि ये लगातार भविष्य में बदलता रहता है, जीवित रहता है,
ये कभी मर्द प्राणी की तरह समाप्त नहीं हो सकता कि इसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता है। जब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग कुछ संविधान संशोधन करना पड़े तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो वर्तमान में अपन देखते हैं कि 103 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन तो हमारे जीएसटी से संबंधित था और 103वां संविधान संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित, जो अभी आपने सुना ही है कि जो सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनको सरकारी नौकरी या फिर जो 10% आरक्षण की व्यवस्था है तो वो इसी के अकॉर्डिंग की गई, 103वें संविधान संशोधन के तहत की गई। और अगर ऐसी शक्ति नहीं होती कि उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो ये संविधान संशोधन भी नहीं हो पाता, और वो संविधान संशोधन नहीं हो सकता तो ये परिवर्तन भी नहीं होता। अब दूसरी बात करें तो जीवंत संविधान का दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें कि जो हमारा देश है, तो हमारे देश में सर्वोच्च कानून कह सकते हैं तो वो संविधान को कहा गया, संविधान को सर्वोच्च कानून भी कहा गया। सर्वोच्च कानून यूं है कि जितने भी रूल्स बनेंगे या फिर एक्ट बनेंगे या फिर कोई विधि, नियम, उपनियम, विनियम जितने भी बनेंगे वो संविधान के अनुसार ही बनेंगे, इसीलिए इसको सर्वोच्च कानून कहा गया है। अब एक बार ये बात यहीं समाप्त। सर्वोच्च कानून है, ठीक। सर्वोच्च कानून कैसे? जैसे भारत का शासन तंत्र चल रहा है और वो सक्रिय रूप से कार्य करता रहे, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? संविधान के अनुसार। क्या कि जो शासन तंत्र है वो सक्रिय रूप से चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं हो, ऐसे कानून भी भारतीय संविधान की विशेषताओं के अनुसार ही बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जितनी भी यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं जो संचालित होती है वो भी हमारे जो संविधान है इसी के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित होते हैं, अन्यथा नहीं किए जा सकते, ठीक है। व्यवस्थाएं भी, दूसरी बात व्यवस्थाओं की करते हैं तो व्यवस्थाएं संचालित की जा सकती है। व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो दिशा निर्देश भी मिला वो हमारे संविधान से मिलता है। अपन बात करते हैं, एक बात यहाँ दिशा निर्देशों से संबंधित याद है कि जो हमारे जो मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने की भी शक्ति है तो हमारे संविधान के अंदर है। कौन सी? मौलिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको परिभाषित भी कहा किया गया है, इन सिद्धांतों को परिभाषित कहाँ किया गया? वो किया गया संविधान के अंदर। और दूसरी बात करें, जितनी भी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं उनको स्थापित भी हमारा संविधान करता है। दूसरी बात क्या? संरचनाएं, ढांचा, स्ट्रक्चर, उसको और प्रोसेस, प्रक्रियाओं को ये जो प्रक्रियाएं और संरचनाएं हैं उनको संचालित भी कौन करता है? हमारा संविधान करता है। और प्रक्रियाओं के तहत अपन देखें तो प्रक्रियाएं क्या है? प्रक्रियाओं में जैसे हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल कर्तव्य, ये इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत आते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाओं में देखते हैं तो मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, ये हो गए। अब संरचनाओं के अंदर की बात करें तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, स्थानीय सरकार है, उनके बारे में, और मौलिक राजनीतिक सिद्धांत तो है ही। अब पढ़ते हैं अपन कि भाई दुनिया के जितने भी देश हैं, और दुनिया के देशों की बात करने के साथ साथ अपन भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो और दुनिया के लिखित संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कहीं आप ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे तो थोड़ी देर स्टॉपेज कर ले और कुछ बातें कर ले। ज्यादा हार्ड नहीं है पॉलिटी, बस थोड़ा सा समझने के बाद आप इजीली से इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको रट्टा मारना पड़ेगा।
राजनीति विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं मारा जाता, इसको समझा जाता है और हमारे जो देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसी को पढ़ा जाता है। इसमें कोई बाहरी इर्द गिर्द की बातें नहीं होती हैं, जैसे हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि वो शासन आया था, वो उसके सन याद करने, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें नॉर्मली बातों को समझना है और आप जो देखते हो हमारे इर्द गिर्द की बातें या फिर आप जितने भी कार्य देखते हैं वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही होते हैं। हमारा घर भी एक संविधान की तरह ही चलता है। जैसे हमारे संविधान है वैसा का पर घर पर भी अपन उदाहरण देके समझते हैं। तो एक परिवार के अंदर एक सदस्य होते हैं, तो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, उसके नियम कायदे अपन फॉलो करते हैं। तो वैसे के वैसे जो हमारा संविधान भी अन्य जो संविधान के बाद में जितने भी अन्य जो कानून बने वो संविधान को फॉलो करते हैं। और हमारे दादाजी ने मना कर दिया कि ऐसा कार्य नहीं करना, तो अपन नहीं करते। वैसा का वैसा अगर कर लेते हैं तो दंड भी दिया जाता अपने को। वैसा ही यहाँ संविधान ने मना कर दिया, वैसा कानून नहीं बनेगा। अगर उस कानून का किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उसकी सजा का प्रावधान भी है। आपको बोलने का अधिकार तो है संविधान के तहत, बहुत कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो जो दूसरों को प्रताड़ित करे या फिर हमारे देश की अखंडता एकता और किसी जनजाति क्षेत्र के विरुद्ध हो। ऐसे कार्य अपन नहीं कर सकते। तो वैसा ही है, एक परिवार ही है ये, और परिवार के जो नियम होते हैं वैसा का वैसा हमारे संविधान के भी नियम है, हमारे देश के नियम है, वो संविधान है। अब आगे देखते हैं जो हमारा जो संविधान ये जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया था वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब सब संविधान सभा क्या है, आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि संविधान सभा है क्या, जिसने पूरे संविधान का निर्माण किया। ये संविधान सभा उन लोगों का समूह है जो लोग हमारे देशी रियासतों से या फिर ब्रिटिश भारत जो पहले हुआ करता था यानी कि प्रांतों से, और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे यानी कि जो विद्वान लोग थे उनका एक समूह था। वो सभी लोग मिलकर संविधान का निर्माण करते थे और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा हमारा संविधान का निर्माण कार्य करती थी। आप संविधान सभा ने निर्माण कार्य किया और उसमें एक आप बीच में सुनते, मैं बार बार बोलता हूँ प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना संविधान के बाद लागू की गई थी, संविधान से पहले लागू नहीं की गई। बात क्यों की गई? संविधान का पूरा ढांचा तैयार हो गया था, तैयार होने के बाद संविधान बन गया था, बनने के बाद उसको तो लागू किया गया। और जब बात आती है अन्य प्रस्तावना की बात आई तो उस पर थोड़ा डिस्कस किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर के दिन 1946 की बात है ये। और जब 22 जनवरी 1947 को उसको लागू किया गया, इतना दिन समय लगा था, तो वो समय इस पर विचार विमर्श करने में ही लगा था। और जब विचार विमर्श हुआ, उस पर बातें हुई, बातें करने के बाद में लोगों को लगा, हमारे जो संविधान निर्माता थे या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनको लगा कि हाँ अच्छा खासा संविधान बन गया है। और फिर उस संविधान को हमारे देश के आम जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। उन लोगों ने भी उनके बारे में जो अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, उसमें लगा कि इसमें संशोधन हो सकता है, तो उसमें संशोधन भी किया गया। और कुछ आर्टिकल थे जिनमें संशोधन किया गया और कुछ आर्टिकल थे जिनमें संशोधन भी नहीं किया गया। तो ये बातें थी। अब जो प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना में है क्या? चलो प्रस्तावना कर रहे हैं, तो प्रस्तावना में है क्या इसमें? तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को देखते हैं हमारा संविधान की जो मूल ढांचा है या फिर संविधान के अंदर क्या लिखा है, यानी कि संविधान की जो अभिव्यक्ति है वो क्या कहती है, वो यहीं से परिभाषित हो जाती है। यानी कि इसका मूल विचार क्या है संविधान का, यहां से देखने से पता चल जाता है। यानी कि प्रस्तावना में संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया गया है, छोटे रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारे जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है लेकिन इतना बड़ा भी संशोधन नहीं कर सकते हैं कि इसका ढांचा ही बिगड़ जाए। तो फिर उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन किया गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, एकता और जो पंथ
नहीं तो अभी बोल देते इसमें परिवर्तन किया गया था, इसीलिए समझा रहा हूं कि इसमें इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते कि इसका मूल ढांचा ही पूरा चेंज कर दे, कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, प्रस्तावना दिखने में भी अलग हो जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी जो प्रस्तावना अभी बनी हुई है वो समाजवाद की तरफ दिख रही है, लेकिन फिर बाद में ऐसा परिवर्तन कर दे कि पूरा पूरा समाजवाद पूंजीवाद बन जाए, ऐसा परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते हैं। और बात रही इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो हमारी एक तो देश की जो व्यवस्थाओं के बारे में, उनके आदर्श क्या है, उनको शामिल किया गया है। दूसरी बात करें कि संविधान का, यानी कि संविधान के लोकतंत्र के प्रति अपनी जो प्रतिस्पर्धता देख रहे हैं, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उनको सुनिश्चित किया गया है। और संविधान की जो ये विशेषताएं दिखाई गई हैं, उनके बारे में जो बात की गई है वो प्रस्तावना में की गई। एक बात ये क्लियर। अब आगे अपन पढ़े कि इनके आदर्शों की बात, यानी कि राजनीतिक विशेषताएं और संविधान की जो विशेषताएं, संविधान के आदर्श क्या है और इनके सिद्धांत क्या है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखते हैं विशेषताओं के बारे में। अब विशेषताओं के बारे में देखें तो पहली विशेषता क्या है? विशेषता के बारे में देखते हैं तो हमारी जो पहली विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान अपन बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, ये पहली विशेषता है हमारे संविधान की। मतलब ये कि जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता द्वारा निर्मित है। एक तो किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, मतलब लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि जो हमारा संविधान बना है वो जनता ने बनाया है, सहमति दी है, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना है। ये किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, ये हमारे ही देश के लोगों के द्वारा बनाया गया। इस पर दूसरों का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता स्वयं का अधिकार इस पर है। दूसरी बात अपन करें कि जो इस संविधान द्वारा जो अंतिम शक्ति है वो भी किसमें निर्णीत की गई है? वो भी जनता के अंदर दी गई है कि भाई जो हमारा जो संविधान है, ये जो लास्ट पावर किसको देता है, लास्ट शक्ति किसको देता है, तो वो भी जनता को देता है। मतलब ये है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता से ऊपर कोई नहीं। यहाँ अगर कोई शासक बनता है तो वो 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी जनता के द्वारा होता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, जनता ही उनको चुनती है। और जनता कभी भी उन्हें पद से हटा भी सकती है, ऐसा ये बात करता है हमारे संविधान में विशेषता नंबर 1। और इसमें एक बात और की गई है कि सारी शक्ति जनता को प्रदान की गई है और जनता ही इसको बनाती है और ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। ये 3 बातें। और चौथी बात ये कि जनता के द्वारा ही इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित, यानी कि विदेश के लोगों द्वारा, यानी कि बाहरी लोगों द्वारा ये भारतीय जनता पर या भारत देश पर इस संविधान को थोपा नहीं गया है,
बल्कि भारतीय जनता ने इसको अधिनियमित किया है, अंगीकृत किया है और आत्मार्पित किया है। यानी कि मतलब स्वयं को सौंपा है। इसके जो नियम कायदे वो जनता के द्वारा बनाए गए हैं और अधिनियमित यानी रेगुलेट किया गया है जनता के द्वारा। अपन बात करें आगे, दूसरी बात करते हैं कि जो अधिनियमित आत्मार्पित वो जनता के द्वारा है, किसी बाहरी सत्ता के द्वारा इसको नहीं थोपा गया है। ये तो पहली विशेषता थी। अब दूसरी विशेषता है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। अब ये प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है? अपन भारतीय संविधान के बारे में बात करें या फिर भारतीय संविधान की मौलिक जितने भी मूल उद्देश्य हैं या उनके लक्ष्य क्या क्या है संविधान के, उनके बारे में संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। और इस प्रस्तावना में हमारे जो संविधान के उद्देश्य क्या है वो, और लक्ष्य क्या है वो, और आदर्श क्या है, इन बातों को, आदर्शों को बताया गया है, वो प्रस्तावना में बताया गया है। ठीक है, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। जहां पर संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, जहां पर संविधान के लक्ष्य बताए गए हैं, जहां पर संविधान के आदर्श बताए गए हैं, वही प्रियम्बल कहलाती है। और के.एम. मुंशी ने इनके बारे में क्या कहा? इनको कहा है कि ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक राजनीतिक कुंडली है। इनकी कुंडली कहा गया है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। एक तो राजनीतिक कुंडली और दूसरी आत्मा, संविधान की आत्मा भी कहा है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली और संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अपन बात करें कि अंतिम प्रभुसत्ता प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द की बात करते हैं सबसे पहले, तो वो है हम भारत के लोग। इससे अभिप्राय ये है कि जो भारत की जनता है और भारतीय जनता में ही पूरी शासन व्यवस्था नीत है और भारतीय जनता ही इसको संचालित करती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन सब में वाली प्रस्तावना की बात की थी। जो पहली बात हो गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली बात हो गई, और ये जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है ये भी बात हो गई। जो नेक्स्ट विशेषता है वो कल पढ़ेंगे, और क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल, जो मेरा चैनल है स्पेरो स्टडी पॉइंट, SPARROW स्पेरो स्टडी पॉइंट, इसको भी आप जरूर देखें। और उस चैनल पे जाके आप हिस्ट्री के वीडियो भी देख सकते हैं, मैं ज्योग्राफी के वीडियो भी डालूंगा, वो भी देख सकते हैं। जितने भी आपके उपयोगी जो सामग्री होगी वो आप वहां पर जाके देखें, और उनको देखने के बाद उस वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें जो स्पेरो स्टडी पॉइंट है उसको, और उसके बाद इसको लाइक करें। और हाँ, एक बात याद रखना, जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो उसके पास एक बेल आइकन बना होगा, और बेल आइकन को आप ओके करेंगे तो ऑल करके आएगा, ऑल रजिस्टर, उस पर क्लिक करना। और उसको क्लिक करने के बाद, क्योंकि जितने भी मैं और भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे, आप तक पहुंचे आसानी से, इसीलिए वो बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।